वेलकम टू योर ऑन बिहार बोर्ड एग्ज़ाम चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग फ़िज़िक्स का क्लास शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग अभी जो है फ़िज़िक्स का जो है कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग अभी कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ में आपको बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा और इनमें से ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन करा है एक कूलॉम आवेश को परिभाषित कराएं। एक कूलॉम आवेश को परिभाषित कराएं। तो अगर इसको परिभाषित करना है तो किस तरह से करेंगे, तो लिखना पड़ेगा यदि किसी चालक से, यदि कोई भी चालक पदार्थ है, कोई भी वायर है जिससे करंट पास होता है, अगर उससे 1 एम्पियर की धारा देंगे, कितनी एम्पियर की, 1 एम्पियर की धारा देंगे और कितनी देर तक देंगे, तो 1 सेकेंड तक देंगे। कितनी सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक। तो उस चालक से जो प्रवाहित आवेश होगा वो 1 कूलम होगा। यानी कि 1 कूलम आवेश को परिभाषित करने के लिए कह रहा था। तो सिंपली क्या कहेंगे, अगर कोई भी चालक पदार्थ है, कोई भी चालक चीज़ हो सकता है, उससे अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक ही देंगे, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक देंगे, तो उससे जो चालक से जो प्रवाहित आवेश होगा उसका वैल्यू जो होगा वो 1 कूलम का होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन से आप क्या समझते हैं? प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो आपको क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन से आप क्या समझते हैं, तो इसको हम लोग किस तरह से परिभाषित करेंगे, तो किसी वस्तु के अंदर उपस्थित आवेश, जैसे कोई भी बॉडी है उसमें कोई जो भी चार्ज होगा उसके अंदर जो उपस्थित आवेश है वो न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि जो भी न्यूनतम आवेश है ना उसका हमेशा पूर्ण गुणज होता है। किसी भी वस्तु में जो आवेश होता है उसका मान हमेशा पूर्ण गुणज में होता है। कहने का मतलब वो कभी भी दशमलव गुणज में नहीं होता है, वो कभी भी दशमलव गुणज में नहीं होता। कहने का मतलब अगर हम मान लें जो कोई भी न्यूनतम आवेश मान लेते हैं 1, ऐसा मैं एज्यूम क्यों हूँ, मान लेते हैं न्यूनतम आवेश 1, तो किसी भी बॉडी में 1.5 आवेश का मान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 1 का दशमलव गुणज हो गया ना। अगर आवेश का मान होगा तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरह से इन्फिनाइट तक हो सकता है, लेकिन पॉइंट में नहीं हो सकता। कहने का मतलब, तो ध्यान रखेंगे ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए है, जो है ये कभी भी जो है दशमलव गुणज में नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है वो क्वेश्चन कर रहा है आवेश के वितरण की कितनी विधियां हैं, उनके नाम बताएं। आवेश के वितरण की कितनी विधियां हैं, उनके नाम बताएं। तो आवेश का जो वितरण है उसकी 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3। ध्यान रखना है, उसकी 3 विधियां। आवेश के वितरण की कितनी विधियां हैं? 3। कौन कौन सी है? तो नंबर 1 है आवेश का रेखीय वितरण, यानी कि जो है आवेश का रेखीय वितरण, और दूसरा आवेश का पृष्ठीय वितरण, और तीसरा आवेश का आयतनिक वितरण। तो अभी आपको जो है यहाँ पे इंग्लिश में भी बताया गया है, आप देख लेते हैं एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि आवेश का रैखिक घनत्व को परिभाषित करें, यानी कि आवेश का रैखिक घनत्व को बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसी पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई, यानी कि लंबाई को 1 रखना है। लंबाई को क्या रखना है? 1। ठीक है, अगर किसी पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को ही क्या बोलते हैं? लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। यानी कि अगर 1 मान लेते हैं, 1 लंबाई लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो उसमें जितना भी आवेश होगा उसी को क्या बोलेंगे? लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब ध्यान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है। इसे लैम्डा से सूचित करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा आ नहीं रहा था सिंबल में, इसलिए लैम्डा देखेंगे इस तरह से होता है। लैम्डा ध्यान रखेंगे, इस तरह से क्या होता है? लैम्डा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज होता है उसको लैम्डा से सूचित किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो कूलॉम प्रति मीटर होता है। कूलॉम प्रति मीटर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, और लैम्डा को इस तरह से सूचित करते हैं, ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा आवेश का पृष्ठीय घनत्व को परिभाषित कराएं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा जो आवेश को जो है वितरित करने की 3 विधियां हैं। पहला विधि हम लोग देख लिए आवेश का जो है रेखीय घनत्व। अगला जो है आवेश का क्या है? पृष्ठीय घनत्व। तो इसको किस तरह परिभाषित करेंगे, तो नाम ही है पृष्ठीय, यानी कि इसमें जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आएगी। तो वही चीज़ लिखा हुआ किसी पदार्थ के प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है,
उस पदार्थ के प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि एक अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे हम तो उसमें जितना भी आवेश होगा उसी को क्या बोलेंगे, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलेंगे। यानी कि अगर मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर हम क्या ले लेते हैं, क्षेत्रफल ले लेते हैं, तो इसमें जितना भी आवेश होगा उसी को क्या बोलेंगे, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए उसको देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसे सिग्मा, तो ध्यान रखना सिग्मा को कैसे देते हैं, तो इस तरह से ये सिग्मा को डिनोट किया जाता है। तो इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है, सिग्मा से सूचित किया जाता है। और इसका जो SI मात्रक होता है वो कूलम प्रति वर्ग मीटर होता है। तो कूलम C4 कूलम और प्रति वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका SI यूनिट हो गया। तो ध्यान रखना है इसको जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यान रखेंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह आवेश का आयतनिक घनत्व को परिभाषित करें। आवेश का आयतनिक घनत्व को परिभाषित करें। तो किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का आयतनिक घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित किया था। तो रो इस टाइप से होता है, इस टाइप से जो है किसको डिनोट करते हैं, रो को डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो SI मात्रक होता है वो कूलम प्रति घन मीटर यानी कि कूलम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है इसका SI यूनिट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कह रहा है घर्षण आवेश से आप क्या समझते हैं। घर्षण आवेश को बोलते हैं फ्रिक्शनल चार्ज। तो घर्षण आवेश से आप क्या समझते हैं, तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के सतह पर रगड़ा जाता है, अगर एक वस्तु को हम दूसरे वस्तु के सतह पर रगड़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हीट होगा ना, यानी कि घर्षण होगा। तो घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं। हीट के कारण जो है एक वस्तु से जो है चार्ज दूसरे वस्तु में, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, ठीक है, जिससे दोनों वस्तु पर विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। जिससे क्या हो जाता है, दोनों वस्तु पर क्या हो जाता है, अलग अलग चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिसे घर्षण आवेश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, घर्षण आवेश कहते हैं। चलिए अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे फ्रिक्शनल चार्ज यानी कि घर्षण आवेश को स्थिर आवेश भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, घर्षण आवेश को क्या कहा जाता है, स्थिर आवेश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जिस वस्तु पर उत्पन्न होता है उसी वस्तु में स्थिर रहता है। अब पूछा जाएगा जो फ्रिक्शनल चार्ज को स्थिर आवेश क्यों कहते हैं, यानी घर्षण आवेश को स्थिर आवेश क्यों कहते हैं। तो इसके लिए क्या आंसर होगा, जो घर्षण आवेश को स्थिर आवेश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिस वस्तु पर उत्पन्न होता है वो उसी वस्तु में ही रहता है, यानी कि उसी वस्तु में स्थिर रहता है, जिस कारण से इसको स्थिर आवेश भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इस निकल गया इसमें। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे जो है क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आवेश उत्पन्न या विकसित करने की कितनी विधियां हैं, उनके नाम लिखें। यानी कि आवेश को हम कितने तरीके से विकसित कर सकते हैं, तो इसके लिए कितनी विधियां हैं तो हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान रखना, आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां, कितनी विधियां हैं, 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 है बाई रबिंग, रब मतलब होता है रगड़ना, यानी कि रगड़ने के द्वारा। सेकेंड में है बाई कनेक्टिंग या कंडक्शन, तो जोड़ने या संवहन के द्वारा। कंडक्शन में तो होता है संवहन, या फिर सिंपली बोलें तो जोड़ने के द्वारा। और तीसरा में है बाई इंडक्शन यानी कि प्रेरण के द्वारा। तो अब हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं। स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो स्थिर विद्युत बल को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो अब हम इस लोग इसको देख लेते हैं। तो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। नाम ही है स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। तो यानी कि स्थिर आवेशों के बीच, जो स्थिर आवेश है उसके बीच जो लगने वाले बल हैं उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि आकर्षित बल। तो नाम है आकर्षित, यानी कि ये जो है विजातीय आवेशों के बीच लगेगा, यानी कि अलग अलग आवेश, एक पॉजिटिव रहेगा एक निगेटिव रहेगा, तो उनके बीच लगेगा क्या, अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि आकर्षित बल लगेगा। और दूसरा जो हो गया वो रिपल्सिव फोर्स यानी कि विकर्षित बल। ये सजातीय यानी कि सेम चार्जेस के बीच लगेगा, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर निगेटिव निगेटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है स्थिर विद्युत बल के कूलोम के नियम को बताएं। स्थिर विद्युत बल के कूलोम के नियम को बताएं। तो स्थिर विद्युत बल के कूलम का नियम क्या है, तो किन्हीं 2 स्थिर आवेश, अगर 2, ध्यान रखना है ये सिर्फ स्थिर आवेश के बीच लगता है।
तो किन्हीं दो स्थिर आवेश, कोई दो स्थिर आवेश है, मान लेते हैं यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे है Q2, ठीक है। तो किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उन आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि इन आवेशों का मान क्या है Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इनके बीच की दूरी कितना मान लेते हैं r, Q1 गुना Q2 अपॉन r, लेकिन इसका दूरी का वर्ग है तो यानी कि r²। तो कहने का मतलब अगर बोले हैं तो इसका जो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर यानी कि r², क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है इसलिए इसको बटे में लिख दिए और इसको ऊपर लिख दिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये स्टेटमेंट जो है स्थिर विद्युत बल के कूलम के नियम का। तो बिल्कुल आसान है। अब देख लेते हैं यहाँ पे F हम लोग क्या देखें Q1 Q2 अपॉन r² ने, तो यहाँ पे एक क्योंकि F जो है प्रोपोर्शनल था Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। तो इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा ना, तो ये K एक कांस्टेंट है, ध्यान रखना है। तो हम लोगों को यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट जो है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता का मान बताएं। हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता का मान बताएं तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना है, एक जो है वैद्युतशीलता का जो है यूनिट क्या होता है, और दूसरा हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता कितनी होती है। तो हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता जो है वो होती है 8.85, कितनी होती है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान रखना है इसको, इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है। हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता जो है वो कितनी होती है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना वैद्युतशीलता का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन निकल सकता है। अगला जो है वह हवा या निर्वात के लिए के का मान बताएं। हवा या निर्वात के लिए के का मान बताएं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा F बराबर के Q1 Q2 अपॉन r² देखें ना हम लोग, तो यहाँ पे जो के है तो वो हवा या निर्वात के लिए है 9 गुना 10⁻9, ठीक है। ये हवा या निर्वात के लिए है, बाकी अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग दिया हुआ रहता है आपके क्वेश्चन में, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इंग्लिश और हिंदी के राइटर्स का नाम बिल्कुल ट्रिक से याद नहीं किए हैं तो उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको इंग्लिश और हिंदी के प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो उर्दू का भी ट्रिक मैं बना चुका हूँ, आपको उर्दू के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप आसानी से बिल्कुल उसको याद कर सकते हैं और आपको बिल्कुल याद करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और आप टेस्ट लगा करके वहाँ जांच भी कर सकते हैं, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।